वालेकुम सलाम। आ रही है? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि हमने जो पूरा बता रहा हूँ, अभी दोबारा बताता हूँ। सर हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था जनाब? एसेट रिप्लेसमेंट देखा था, याद आ रहा है? और उसमें हमने देखा था कि सर एसेट रिप्लेसमेंट के दो मेथड हमने देखे थे। एक हमने देखा था इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड, और एक हमने देखा था एलसीएम मेथड, याद आ रहा है? और हमने उसमें देखा था कि सर हमारे पास अगर कोई इन्फ्लेशन ना हो, नो इन्फ्लेशन, ठीक है, हम इसको ऐसे कॉलम बना दें, इन्फ्लेशन और टैक्स और मेथड, ठीक है जी। केस 1, सर हमारे पास इन्फ्लेशन हो 0, नहीं हो, टैक्स भी ना हो, मेथड कौन सा बेहतर है सर? कौन सा मेथड बेहतर? इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड, याद आ रहा है भाई? मैं, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना सबको? ग्रुप पे देख ले कि क्लास का लिंक दे दो। चलो जी, सर मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड होगा सही जब मेरे पास ना टैक्स हो ना इन्फ्लेशन हो। बेस्ट इज कि आप इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर ले लें। सर मेरे पास केस 2, अगर इन्फ्लेशन हो एक सिंगल रेट, या पहले इन्फ्लेशन ना हो, चलो यहाँ भी हाँ, लेकिन टैक्स हो, तब भी इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। केस 3, सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो, टैक्स नहीं हो, ठीक है जी, तो तब भी आप इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर सकते हो, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंट करके। ऐसा ऐसा केस 4, सर आपके पास सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो, आपके पास टैक्स भी हो, तो याद रखिएगा सिर्फ आप एलसीएम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। केस 5, सर आपके पास मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स हो, टैक्स नहीं हो, तब भी आपने एलसीएम इस्तेमाल करना है। केस 6, आपके पास मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स हो और टैक्स भी हो, तो आपको तब भी एलसीएम मेथड ही इस्तेमाल करना है। ऐसा? अच्छा जी, केस 7 भी डाल दो। केस 7, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, ये दोनों हाँ या ना, ठीक है जी, लेकिन लाइफ इक्वल हो, लाइफ इक्वल हो, ठीक है जी, तो आप कोई भी मेथड यूज ना करें, आप डायरेक्ट एनपीवी यूज करें, ठीक है जी। अभी मैं बताऊंगा लाइफ इक्वल का मतलब क्या, ठीक है जी। मेरे बच्चों ये बात भेजे में बैठती है, इसको जल्दी से कॉपी करो ताकि एक स्टेप हम आगे बढ़े। शायद क्या हुआ, और फिर उसके 1 घंटे बाद चाय। लाइफ इक्वल का क्या मतलब है बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, पूरा केस करा रहा हूँ, सवाल करा रहा हूँ, ठीक है इसको। हम्म। बिल्कुल, सिंगल टैक्स नहीं है ना उसमें, टैक्स कहाँ टैक्स आया? जी जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे? क्या हम आगे बढ़े? क्या बढ़ जाए हम आगे?
मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स मतलब हर एक एक्सपेंस का अलग इन्फ्लेशन रेट होगा, बिल्कुल। बड़े मेरे बच्चों, आगे हम देखिए एक सवाल। देखिए, अच्छा मेरे बच्चों आओ यहां देखो, एक छोटा सा वार्म अप। एक छोटा सा वार्म अप, छोटा सा वार्म अप, ठीक है। छोटा सा वार्म अप क्या है सर, हमें चीजें याद दिलानी है आपको मुझे। अज्यूम करो एक प्रोजेक्ट पे इनिशियल आउटले 50,000 रुपए का, ठीक है। इस एसेट की रेजल्ट वैल्यू एंड पे होगी 10,000 रुपए। इस एसेट की लाइफ है 4 साल, ठीक है जी। इस एसेट की एनुअल इनफ्लोज है 70,000, एनुअल आउटफ्लोज है 15,000, टैक्स रेट है 30%, डिस्काउंट रेट है 8%। मुझे एक बात बताओ कि मुझे एनपीवी चाहिए शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड याद है ना, नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज लेना और डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स लेना। अच्छा, डेप्रिसिएशन का भी रेट लिख लो। डेप्रिसिएशन है 25% डिमिनिशिंग बैलेंस। मुझे सिर्फ एनपीवी निकाल के दे दो, वार्म अप है, वार्म अप वार्म अप। परदेश की जो वो लिखे ना एजेंडा आइटम्स, इसमें फॉन्ट साइज सही कर लो, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ये मेरे बच्चों हो गया, कर लिया एनपीवी। जी अली से बोलो मेरा बच्चा। स्टार्ट कब हुई? अभी अभी स्टार्ट हुई है, बस 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। मैंने एक लिस्ट बनवाई है जो मैं अभी दे देता हूँ। पीडीएफ तुम लोग को मिल रही है ना, कल लास्ट क्लास में पीडीएफ मिल गई थी ना बीएमडी की, हाँ एफएफआर की।
दे दिया कर यार। चलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रोमेल मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। चलो जाओ, इसको मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहले आपने इसमें करना ये था, मैंने आपको बेसिक सा सवाल दिया, जस्ट टू वार्म अप, मैंने आपको एक बेसिक सा सवाल दिया। अभी एक और है, अभी एक और है, अब नहीं हो रहा, हो रहा है अभी भी? क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोग? यार बात सुन, उसको बोलो इसके साइड पे। इस्लाम शरिया कैसे करीब से बोले तो ठीक है, वरना खराब हो रही है। अब क्लियर है? बस वो सेल लेने के बेटा ऊपर, ठीक है। अब क्लियर है मेरी आवाज? अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं इसका एनपीवी निकालने जाऊं तो मैं करूंगा क्या? ईयर 0 1 2 3 4। मेरे बच्चों अच्छे तरीके से देखना, करवाने का ऑब्जेक्टिव है। मुझे बताओ इनिशियल आउटले कितना है? इनिशियल आउटले 50,000, मैंने डायरेक्ट इनिशियल आउटले ले लिया 50,000। फिर मैं ले रहा हूँ इनफ्लोज। इनफ्लोज सर आपको इन्फ्लेट करना है इसको, इनफ्लोज को। सर इन्फ्लेशन का कोई रेट नहीं दिया, गलत करो, नहीं डालो इन्फ्लेशन। 70,000 को आफ्टर टैक्स करो, आफ्टर टैक्स 70,000 को आफ्टर टैक्स करो, कितना जी? कितना जी? आफ्टर टैक्स 49, आफ्टर टैक्स 49, आफ्टर टैक्स 49, आफ्टर टैक्स 49। सर आउटफ्लोस को भी आफ्टर टैक्स करो, आफ्टर टैक्स 15,000 का आफ्टर टैक्स अमाउंट 10,500। सर 10,500, सर 10,500 और 10,500। फिर मुझे लेना है डेप्रिसिएशन। बस पूरा इसी का गेम था। बताओ डेप्रिसिएशन कैसे लूंगा, कैसे लूंगा? सर मेरे पास कॉस्ट एसिड की कितनी, अस्सी, कितनी कॉस्ट एसिड की मेरे पास? 50,000। एंड में रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 40,000, सॉरी 10,000। तो बताए मेरे पास सर डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी? 40,000। तो टोटल मुझे जो 4 सालों में डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो कितना? 12,000। कितने? 40,000 रुपए का मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए, 40,000। और 40,000 का मतलब ये है कि मुझे 40,000 का डिडक्शन अलाउ होगा तो मुझे टोटल 12,000 रुपए की टैक्स सेविंग अलाउ होगी। ऐसा है? कितने की टैक्स सेविंग अलाउ होगी? 12,000 जोड़ लेकर। ऐसा है बेटा? अब बताओ मेरे बच्चों, में डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ, टैक्स सेविंग ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग
कैसे लूं बताओ नोमान, कैसे लूं? पहले साल का टैक्स सेविंग्स कैसे लूं? रोमैन शहरियार जल्दी बताओ। सर मेरे पास 50,000 रुपए डिमिनिशिंग बैलेंस है, कितने का? 25%। ये आ गया पहले साल का डेप्रिसिएशन। बताओ कितना है? कितना जी? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कितना? 3,750। टोटल हमें कितना मिलना है? टोटल हमें मिलना है 12,000। तो 3,750 यहाँ आ गए। अगले साल ये 25% कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.75 करो, सेट 2625। अगले साल 25% और कम हो जाएगा, 1838। मेरे बच्चों 3 सालों में तुम्हें 3750, 2625 और 1838 मिल चुका है। तो बताओ 12,000 में से रिमेनिंग मुझे लास्ट ईयर मिलेगा, रिमेनिंग 3788। ये मुझे लास्ट ईयर टैक्स सेविंग मिलेगा। टोटल टैक्स सेविंग 12,000 होगा। अब बता कौन सा? इसका 75% लो। 2813 आ रहा है। चलो खैर, और अब ईयर 3 का भी चेंज हो जाएगा, 210 नहीं, और एज अ रिजल्ट ईयर 4 भी चेंज हो जाएगा। अब बताओ मेरे पास एंड में रेजल्ट वैल्यू कितने की? 10,000 रुपए की। तो मुझे बताओ सर मेरे पास जो टोटल कैश फ्लोज आएंगे वो कितने आएंगे? 50 कितने? 34 422 41 50082। ये आ गया सर मेरे पास चौथे साल का अमाउंट। अब मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। अब मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। 75% लेंगे बेटा, 75। 2830 का 75% आएगा ना। अच्छा ये बेटा मैंने बैलेंसिंग फिगर लिए मोहित, बैलेंसिंग फिगर लिए। मुझे 12,000 टोटल चाहिए बेटा, ठीक है? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार? 51 ये सही था, कितना था ये? 3328। टोटल क्यों गलत बता रहे हो? 51 देखता कौन है? विकी की बात। हाँ? तो देख लिया था। आवाज आ रही है क्लियरली? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अब बताओ मेरे बच्चों, ये जो तुमने ये जो मोहित क्लियर हो गया बेटा तुम्हें? मोहित ये क्लियर हो गया बेटा कि हमने बैलेंसिंग फिगर ली है? चलो जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो एनपीवी आ जाएगी? अच्छा मुझे ना एनपीवी नहीं निकलवानी थी, मुझे सिर्फ तुम्हें याद दिलाना था कि आप जब एनपीवी निकाल रहे होते हैं और आपको नेट बेसिस पे जाना पड़े तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स कैसे लेते हैं, याद है? अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दे रहा हूं मेरे बच्चों जो इफेक्टिवली मतलब एक ब्लेंडर था आई कैप का, 17 मार्क्स का सवाल है। आओ जरा मैं वो सवाल तुम लोगों को निकाल के दूं। अच्छा तुम लोगों को ग्रुप के ऊपर तुम लोगों को एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, मिला? ये मिला है ग्रुप के ऊपर? देखो यार ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी चीजें डाली गई हैं। कैपिटल राशनिंग हमने भी पढ़ा नहीं है ना।
देखिए सर, ये एक सवाल आया हुआ है पास पेपर में समर 2016 में, और ये 17 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। भाई अगले 10-15 दिन तक ये हैंड आउट हमारा चलता रहेगा, तो उसको अपने हाथ में रखना। देखो जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैंने ये बता दिया था कि ये हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिसमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं, पॉसिबल सिनेरियो, ठीक है जी। और कब कब हमें एलसीएम मेथड यूज करना है, कब कब हमें इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है, आपके सामने ये पॉसिबल सिनेरियो है। डन, ये हमने क्लास में आते ही डिस्कस कर लिए थे। सेट है, चलो मेरे बच्चों, अब और सवाल को पढ़ो और जज करके बताओ। भेज रहा हूं मैं, भेज रहा हूं, जज करके मुझे बताओ। शहरियार इमरान तुम हो? शहरियार इमरान तुम? अच्छा, शहरियार इमरान दूसरा बच्चा है। अच्छा जी सर सुने, ये कह रहा है वाइट गारमेंट्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट साइकिल फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड कटिंग मशीन्स। रिप्लेसमेंट साइकिल का मतलब हम कितने सालों में इस मशीन को रिप्लेस करें। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20 मिलियन with a useful life of 5 years. Then, considering the heavy usage, the choice between replacing every 3 years or 4 years, क्या मतलब है, या तो हमने 4 सालों में रिप्लेस करना है या 3 सालों में, ऐसा। फिर वो कह रहे हैं भैया डिटेल्स ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू एट करंट प्राइसेस आर एज अंडर करंट प्राइसेस, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं भैया ईयर 1 और 2 में मेंटेनेंस कॉस्ट 6 लाख की होगी, फिर आगे मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू सर ओवर द पीरियड गिरना शुरू होगी। अगर आप इसको 3 साल बाद बेचोगे तो ये, 4 साल बाद बेचोगे तो ये। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेंटेनेंस कॉस्ट 10% से बढ़ेगी और मशीन की कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू ये 5% से बढ़ेंगे। बताओ इधर कितने इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, सिंगल या मल्टीपल? सिंगल या मल्टीपल? मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट में चाहे टैक्स हो ना हो, दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, कयामत आ जाए, ठीक है जी, कुछ भी हो जाए, तबाह हो जाए दुनिया, जलजले आ जाए, एक ही मेथड अप्लाई होगा, कौन सा? एलसीएम मेथड, ऐसा। कौन सा मेथड अप्लाई होगा? एलसीएम मेथड अप्लाई होगा, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास नीचे आ रहा है कि टैक्स रेट हमारे पास 30% है, डेप्रिसिएशन 25% डिमिनिशिंग बैलेंस पे। अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम मेथड के लिए 4 और 3 कितने सालों के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने पड़ेंगे? 12 सालों के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, 12 साल। मतलब दिस इज इडियोसिटी, मतलब एक इंतहाई इडियोटिक हरकत है। और आपको बताया कि आपने इसको सॉल्व किया है किससे? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड से। रबिश। फिर नीचे एक लाइन डाल दी कि यार ये दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है जी। शाबाश, इसको शुरू करें जनाब। चलो जी, मैं करा ही देता हूं सर। इट वुड टेक अ ईयर टू डू इट मैन्युअली। अच्छा देखो, मैं इसमें शॉर्टकट बता रहा हूं, अल्लाह के वास्ते जरा तरीके से देख लेना, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूं उसके अंदर, सुनना प्लीज। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो। देखो मैं इसमें शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूँ, लंबा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 कहाँ चला गया भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, माशाल्लाह। हाँ जी, अब देखो सुनो, हम पहले लेते हैं 3 साल का साइकिल। डन। कितने साल वाला साइकिल? 3 ईयर साइकिल हम लेते हैं यहाँ पे भैया, 3 इयर्स साइकिल। ऐसा मैं जरा सुकून से चलूंगा। मुझे बताओ सबसे पहले इनिशियल आउटलेस ड्राफ्ट कर लो। इनिशियल आउटले कब कब होगा बताओ? इनिशियल आउटले एक होगा भाई, इनिशियल आउटले है कितने का? 20 मिलियन। मैं थाउजेंड्स में कर दूं, 20 मिलियन को मैं ऐसे लिख दूं, 20,000। अब बताओ अगला आउटले कब होगा? यहाँ होगा ईयर 3 पे, ईयर 3 के एंड पे, ऐसा। ईयर 3 के एंड पे होगा, ये होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 3। देन इसी तरह एक और आउटले होगा ईयर 6 पे, वो कितना होगा? 20,000
मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 6, ऐसा। इसी तरह एक आउटले होगा ये 9 पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 9, ऐसा ऐसा। अब बताओ ये मेरे पास 4 आउटलेज हो गए पक्का। सिर्फ मैंने क्या किया, एक साथ ही सारे आउटलेज डाल दिए, डन। अब बताओ मैं आ रहा हूं मेंटेनेंस पे, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। वो कह रहे पहले 2 सालों का मेंटेनेंस 6 लाख रुपए, 600 लिख दूं। अच्छा बोर्ड पे देखो 600 गौर से देखना, मल्टीप्लाई बाय 1.05 सॉरी 1.1 है मेंटेनेंस कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है, ऐसा 10 है पक्का। चेक इट आउट सर, ये रहा 10%, ऐसा। अब बताओ 1.1 रेज टू द पावर दिस, ऐसा। फिर 600 मल्टीप्लाई 1.1 रेज टू द पावर दिस, ऐसा। फिर इसी तरह सर इन 2 सालों में हो गया, तीसरे साल छोड़ दो आप, फिर आगे चले जाओ 600 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 4 सर 600। अच्छा सर ये गलती हो गई हमसे, इसको आफ्टर टैक्स भी करते जाओ साथ साथ में, इंटू 0.7 और इंटू 0.7 और इंटू 0.7 और सर 600 इंटू 0.7 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 5, डन। अब बताओ इसी तरह मैं ये कॉपी करके आगे जा सकता हूँ। सर ये क्या किया आपने, दिखाया जरा सर 600 इंटू 1.1 रेज टू पावर दिस इंटू 0.7 सर 600 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 0.7 सर इंटू रेज टू पावर 1. फिर आखिरी साल, आखिरी 2 सालों में यही सर 600 इंटू 0.7 इंटू 1.1 रेज टू पावर दिस सर, अभी मैंने कर दिया। अब बताओ हमने मेंटेनेंस कॉस्ट एक चीज छोड़ दी मेंटेनेंस कॉस्ट में, वो क्या है, 3rd ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट, वो कितनी है भैया 1 मिलियन। इधर आऊं लिखूं 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू द पावर 3, ऐसा। इधर भी 1000 इंटू 0.7 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 6, ऐसा। सर इधर भी 1000 इंटू 1.1 रेज टू द पावर दिस मल्टीप्लाई बाय 0.7, ऐसा। इधर भी 1000 इंटू 0.7 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 12, डन। ये मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट कंप्लीट पक्का 100%, यही चाहिए। अब बताओ क्या रह गया हमारे पास, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पे, कोई लंबा काम नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर पे। इसको ड्राफ्ट करने से पहले रेजल वैल्यू ड्राफ्ट कर दो। बताओ रेजल वैल्यू कितनी है, यहां मिलेगी कितनी पता है सर 4000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 3 सर 4000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 6 सर 4000 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 9 सर 4000 इंटू 1.1 रेज टू द पावर, डन। रेजल वैल्यू डाल दी दोनों जगह पे। अब देखो एक आसान काम, आसान काम, आसान काम, आसान काम, छोड़ दो सारी चीजें, अब काम की चीज देखनी है। बताओ हमारा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, ये आगे जी 25% पक्का, और इसका कितने परसेंट टैक्स सेविंग है 30%। पहले साल की टैक्स सेविंग्स आ गई, ग्रेट। दूसरे साल की टैक्स सेविंग्स इसका 75%, डन। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, मैं कंप्यूटर को क्या रहा हूं, मैं कंप्यूटर को क्या रहा हूं कि मैंने ब्रैकेट खोला, मैंने कहा भाई एसेट मैंने इतने का लिया था, ये मेरी रेजल वैल्यू है, मैंने हटा दी। मैंने कहा मेरे पास ये टोटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए, कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू, टोटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये टोटल टैक्स सेविंग्स होनी चाहिए माइनस ये मुझे मिल चुका है और ये मुझे मिल चुका है, डन। डन हो गया। अब एक काम करो, इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर लो कि अगर हमारे पास एक एसेट 20,000 का हो, रेजल वैल्यू 4,600, ये टोटल डेप्रिसिएशन है, इसका 0.3 कितना होता है 4,611, इन तीनों को ऐड करो 4,611 बन रहा है, नीचे आ भी रहा है, बन रहा है। बस सर काम हो गया, सर अपना काम हो गया, काम हो गया। अब सुनो काम हो गया, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड बोर्ड
अब देखो ये तो आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका। अब बताओ अगले साल का क्या करें। दोबारा इसी तरह जाओ, ये इनिशियल आउट ले लो, इसका लो 25% और इसका लो 30%। देन ये आ जाएगा पहले साल का टैक्स सेविंग्स डेप्रिसिएशन के ऊपर। फिर इसका ले लो कितना, 75%। फिर क्या करो, फिर अगेन वही काम करना जो भी किया था हमने। हमने ब्रैकेट खोला, हमने कहा ये जो हमारी वैल्यू है माइनस ये वैल्यू, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30% माइनस दिस, ये रिमेनिंग बच गया। दूसरा आसान तरीका क्या है, इसी को इन्फ्लेट कर लेते। कितने साल आगे लेके जाना है इसको, 3 साल। इसको कितने साल आगे लेके जाना है, 3 साल। मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 3। इसको कितने साल आगे लेके जाना है, 3 साल। मल्टीप्लाई बाय 1.1। बेटा एसेट इन्फ्लेट हो रहा है, डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट नहीं हो रही है। एसेट की वैल्यू इन्फ्लेट हो रही है, आगे के सालों में तो सीधी सी बात है डिडक्शन भी बढ़ जाएगा। 1.05 से दोनों 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 अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो जाए। ना मिला, मिला ढूंढ लूं क्या लिखा हुआ है मशीन। हाँ 1.05 इनटू रेज टू द पावर 3 साल आगे जा रही है चीज। फिर अगेन दिस इनटू 1.05 रेज टू द पावर 3। सेम आ गई वैल्यूज। अब खुद बताओ अगले साल की डेप्रिसिएशन मालूम करूं या इन्हीं को 3 साल आगे ले जाऊं। इसको 3 साल आगे ले जाऊं, मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 3। दिस मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 3। हाँ जी, किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। आसान कर दिया मैंने तो। हर साल का डेप्रिसिएशन निकालने से बेहतर ये कि आप डायरेक्ट 3 साल इन्फ्लेट कर दो। पेपर में ये करना आसान है कि मैं हर ब्लॉक का अलग डेप्रिसिएशन निकालूं, या ये आसान है कि उनको सीधा सीधा 3 साल पे इन्फ्लेट कर दूं। नहीं, ऊपर वाली पावर नहीं ले सकता ना मैं, क्योंकि मेरे पास डेप्रिसिएशन पहले साल की आ रही है, ईयर 0 पे नहीं आ रही है। दिस मल्टीप्लाई 1.05 रेज टू द पावर 3। खत्म। इसमें भी यही कर सकता हूं क्या मैं? हाँ सर। उसके बाद नहीं कर सकते ना ऊपर वाला रेट बेटा, फिर मना कर रहा हूं। देखो ऊपर वाला रेट इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे मैं अगर एक तो मैं सैंपल बेसिस पे करके दूं, बताओ मेरे पास ये था पहला डेप्रिसिएशन, इसको मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई 1.05, इसको कर देते 1.05। किससे क्या रेस करूं, रेस टू पावर व्हाट 7। गलत हो जाएगा, क्या करना चाहिए मुझे 6 करना चाहिए। बेटा तुम्हारी पहली इन्फ्लेशन मेरा बच्चा ईयर 2 पे आके लगी है। देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ ईयर 1 पे, आगे से इन्फ्लेट हो रहा है। सेट हो गया। आसान तरीका ये है कि पावर में से एक माइनस कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ दोबारा क्या करूं, दिस मल्टीप्लाई 1.05 रेज टू द पावर कितना जी 3। फिर क्या करूं, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोमान, बिल्कुल। हो गया डेप्रिसिएशन खत्म, सब कैश फ्लोज खत्म। अब इन 12 सालों को मैं क्या कर दूं, वो चौरंगी तक। ये क्या आ गया मेरे नेट कैश फ्लोज। अब बताओ बेटा इसकी क्या निकाल लूं, प्रेजेंट वैल्यू किससे। मुझे देखो रेट दिया हुआ एग्जाम में सर 15% का रेट दिया हुआ। एक चीज दिमाग में रखना, जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, वो मनी रेट होता है हमेशा। वो कौन सा रेट होता है, मनी रेट होता है। ऑलरेडी शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर की एक्सपेक्टेशन में इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड होता है। क्या करूं 1.15 रेज टू द पावर 0। अब मैं एनपीवी निकाल रहा हूं किस रेट से, जाओ बेटा वो चौरंगी तक जाओ,
अब देखो इसके अंदर हमने कोई छोटी सी मिस्टेक तो नहीं की है सर। हमने पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाला, हमने दूसरे साल का निकाला, हमने तीसरे साल का निकाला। 1.05 1.05 हाँ गलती, हमने 1.05 से निकालने देना जी सर। ये कितना आ गया? ठीक है जी, ठीक है जी, फिर ठीक है जी, फिर ठीक है जी, फिर आप चाहो तो इसमें ये भी कैलकुलेट कर सकते थे कि मैं ये लेता, इसको मल्टीप्लाई करता किससे 0.25 से, और मल्टीप्लाई करता किससे 0.3 से, ऐसा वही आ रहा है 2010। फिर मैं क्या ले लेता सर इसका 75%, वही आ रहा है सर। फिर मैं क्या करता सर, इसको एडजस्ट कर लेता। कैसे? मैं कहता भैया मेरे पास ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू मल्टीप्लाई 0.3 सर, दिस माइनस दिस, ऐसा यही आ जाता। सेम वही आ रही है फिगर्स मेरे बच्चों, पक्का? सेविंग सेम है सारी चीजें। सामने डिस्काउंट रेट कितना लिया भैया? 15%, ऐसे ही है। सेट है मेरे बच्चों, उसको कॉपी करना है तो कर लो। टैक्स, नेट ऑफ टैक्स किया ना हमने। नेट ऑफ टैक्स किया ना मेरा बच्चा। जूम आउट कर दे। चले जी, बढ़े हम आगे। ईयर 11 की डेप्रिसिएशन, हाँ मैं बोलूं एक गलती हमने की है भाई। दिस मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 3। सही। शहरियार इमरान, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, अब मैं इसी को देखा देखी अप्रिशिएट करूंगा कि मुझे 4 साल वाला आप खुद करके दे दो। एक्सेल पे ही कर दे सर, जान छोड़ा है। हर साल का रिविजन सेम डाल दिया।
जी मेरा बच्चा, मेथड में कंफ्यूजन नहीं है, तू बेटा लेट आया। लीजिए शुरू मैंने कोई 10 मिनट इसके ऊपर टाइम दिया कि कौन सा मेथड कब लगाना है। दोबारा दे दे, दोबारा बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो, दोबारा बता देता हूँ जी। किसको? हाँ नहीं नहीं, अलग से क्यों निकालो, इन्फ्लेट करते हुए ले जाओ सीधा सीधा। चलो जी आओ, इसको मैं अब 4 साल वाला साइकिल करा रहा हूँ। अच्छा, जिससे 3 साल वाला साइकिल कर लिया ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे कैश फ्लोज ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। ये मैंने उठाया सर, यहाँ देख लो बेटा। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, इनिशियल आउटले जी 20,000 यहाँ पे, चौथे साल 20,000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 4, ऐसा। इसी तरह 20,000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 8, बस 3 दफा ही परचेज। यस सर, फिर रेजिडुअल वैल्यू भी यही डाल दो। रेजिडुअल वैल्यू पहले पहले वाला है, कितने का बिकेगा सर? 4 साल पुराना एसेट 2,000 का, 2,000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 4, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर 12। डन हो गया, रेजिडुअल वैल्यू ड्राफ्ट कर दी मैंने। और फिर मेंटेनेंस, अब देखो सही सीधी बात है, ये वाला मेंटेनेंस मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं, ये वाला मेंटेनेंस मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं, ये वाला मेंटेनेंस मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं। सिर्फ चौथे साल वाला मेंटेनेंस क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। चौथे साल मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है? 1400, 1400 आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू द पावर 4, बस खत्म, डन हो गया। फिर अब देखो सुनो जी, पहले 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 वाला कर लिया ना, पहले वाला अब बहुत आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, -600 इंटू 0.7 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 0.5, ऐसे कर लो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, ये कितने साल आगे बढ़ रहा है? 4 साल, 12 ईयर में आउट, इनिशियल आउट नहीं है ना बेटा, 12वें साल क्यों इनिशियल आउट ले ले रहे हो अरसलान? दोबारा एसेट खरीदना है, 3 दफा एसेट खरीदना है ना बस। हाँ जी, जब 12 साल में बिजनेस बंद नहीं कर देंगे, हमने 12 साल के इक्वलेंट टाइम पीरियड में दोनों को चेक कर लिया कि इस तरह 12 साल के कई सारे साइकिल चल सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ सर मैं क्या करूं इधर, या तो मैं दोबारा ये करूं कि 600 इंटू 1.1 रेज टू द पावर दिस मल्टीप्लाई बाय 0.7, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, ये 508 उठाओ, बताओ कितने साल आगे, कितने साल आगे जा रही? 4 साल, 1.1 ले, 4 साल आगे ले जाए इसको, यही आ जाएगा। मर्जी आप बताएं कितना सर मेरे पास? 1000, इधर कितना है? 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू द पावर 8। अब बताओ पहले साल का इनिशियल, पहले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट 600, क्या कर रहा हूं देखो मैं, 600 इंटू 1.1 रेज टू द पावर दिस मल्टीप्लाई बाय 0.7, फिर अगले साल भी 600 सेकंड ईयर में, यस सर, फिर 1000 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.1 रेज टू द पावर 11, फिर 6000 के बाद सर मेरे पास सर कितने, 1400 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 12 मल्टीप्लाई 0.7, डन हो गया सर। मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। अब बिल्कुल सही है, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। जी मेरे बच्चों बताओ क्या करूंगा, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, मेरे बच्चों क्या करूं बताओ, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा चंदा, मेरा पप्पू, मेरा मुन्ना, बताओ पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? 20,000 का 25% का 30%, ऐसा। फिर इसका 75%, फिर इसका 75 नहीं निकालना है। अब हमने कहना है कंप्यूटर को कि भाई ये जो फिगर है
अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई 0.75। अब मैंने कहा कंप्यूटर जी ये जो फिगर है इसमें से ये निकाल के जो बाकी बचे उस पर 30% लगा दो, और ये और ये और ये हमें मिल चुका ऑलरेडी। डन हो गया ऐसा। अब तुम्हारे पास ये आ गया ना, आप सीधा सीधा एक काम करो, इसको उठाओ, मल्टीप्लाई बाय 1.05, मल्टीप्लाई 1.05 रेस टू द पावर 4 साल आगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेस सॉरी 1.05 रेस टू द पावर 4 साल आगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.05। ये सिर्फ जब कर पाओगे जब इनिशियल आउटले और रेजिडुअल वैल्यू दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ रहे हो, इनिशियल आउटले और रेजिडुअल वैल्यू दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ रहे हो। फिर कह रहा हूं यहाँ इनिशियल आउटले और रेजिडुअल वैल्यू किस परसेंटेज से बढ़ रही है, सेम से, तभी ये तुम्हारे पास 5% का इन्फ्लेशन चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल पाता। ठीक है जी, 1.05 रेस टू द पावर कितना जी 4 है? नहीं मैं चाह रहा हूं मैं बार बार करूं, 1.05 रेस टू द पावर 4 ऐसा। अब आप चाहो तो ये उठाओ या ऐसे टीप दो, ऐसा खत्म क्या श्लोक। निकल आई एनपीवी, यही एनपीवी। ये सवाल घर पे बैठ के या पेपर में 17 मार्क्स के लिए इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करना, इतनी जिंदगी हराम करना, कुत्ते वाली हालत हो जाएगी। आई कैप के एग्जामिनर ने इसको इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड पे निकाला और कहा जी टाटा बाय बाय हाफिज। नहीं बेटा, एक ही बंदा क्वेश्चन बनाता है, फिर उसके बाद चेस पी का सोल्यूशन बनाता है, बंदा एक ही है। क्वेश्चन बनाने से तुम क्या चाह रहे हो, क्वेश्चन भी खराब आता कि हम भी सॉल्व ना कर सकते। नमाज ब्रेक करते हैं बिल्कुल। मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में कमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, बेहतरीन किस्म के कमेंट्स पढ़ा रहा हूँ मेरे को। रुको तो जाओ, ये फाइल शेयर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। मेरे पास जो चीजें तुम्हें चाहिए पढ़ने के लिए, जो चीजें चाहिए ले लो। मैं रुक गया बोलते जो पढ़ने की चीजें वो ले सकते हो तुम, कोई मसला नहीं। तेरे को सीडीएन वाला सवाल था जो हमने कल किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखो एग्जामिनर ने 6 सालों पे एनपीवी निकाल दी, ठीक है, एलसीएम मेथड लगाया, बड़ा जबरदस्त काम किया। फिर कमेंट्स में है, हाँ जी, इन दिस पार्ट लिमिटेशंस कहाँ गया, हाँ बी पार्ट, इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रेलेवेंट डाटा रिलेटिंग टू अ मशीन वाज गिवन and candidates were required to decide whether the company should follow a policy of replacing the machine after 2 years or 3 years. Most of the students failed to realize that there were multiple inflation rates. That is, expected rate of inflation increase in price of machine, maintenance, cost and realizable value were different. Hence, decision relating to replacement of machine cannot be taken on the basis of equivalent annual cost.
फिर क्या करना चाहिए था? The correct opinion, the correct option is given in the situation to determine the present value over a period of 6 years, that is LCM. बोल दिया CDN के लिए। आप देखो जरा, हम जा रहे हैं किस पे? है ये आम जिंदगी। नहीं, ये तो CDN वाला सवाल था ना, जो 2015 में पूछा, उस पे एग्जामिनर ने कहा लानत है उनकी जिंदगी पे जिन्होंने LCM मेथड इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है जी। अब आए जरा, व्हाइट गारमेंट्स का सवाल आया। हाँ, मुझे कहाँ गया? भाई यार, मुझे पता है, मैं सॉल्यूशन देखने जा रहा हूँ मेरी जान। रुक जा भाई, नहीं चाहिए। अब हम आए तो भाई आई कैप के एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा, 4 साल के कैश फ्लोज ड्राफ्ट किए, इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर निकाला और कंक्लूजन रख दिया कि 4 साल में रिप्लेसमेंट बेहतर है। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी सोल्व्ड यूजिंग दी LCM मेथड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, इदारा तो एक ही है ना। जी मेरे बच्चों, आओ जरा, एक क्वेश्चन था कौन सा? कमेंट भी तो पढ़े ना इसके। दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एसेट रिप्लेसमेंट। अप्रोक्सीमेटली 10% स्टूडेंट स्कोर्ड फुल मार्क्स। ठीक है जी, कुछ जिक्र ही नहीं है LCM का। ठीक है बेटा, फिर आगे आपको कुछ बोलो तो लोगों की हटती है यार, ये बुरा भला बोलता है। चलो जी, वो आई कैप की गलती गलती नहीं है बेटा, वो लर्निंग फेज आई कैप 10% नहीं। अल्लाह माफ करे भाई। बेटा ये अभी शुरुआत है, DFD भरा पड़ा है, ऐसी चीजों से भरा पड़ा है, ऐसी चीजों से BFD भरा पड़ा है, भरा भरपूर। 17-18 ऐसी ग्रेव मिस्टेक्स है, ग्रेव मिस्टेक्स। कुछ नहीं हो सकता बेटा। जो बंदा आई कैप का एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन वो BFD भी पढ़ाते थे, लेकिन कद्दू कुछ नहीं किया इस मामले में। मतलब मैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कुछ करना चाहिए था इस पर। जी चले जी, बड़े माँ के दोस्त। कराते हैं भाई, लोग कराते हैं। वो कहते हैं भाई आई कैप ने इस तरह किया तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अच्छा देखो, अगर आई कैप ऊपर वाले में ये नहीं बात करता ना कि मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट से, तो हम कहते चलो यार आई कैप एक गलत तरीका ऑप्ट करता है, लेकिन दोनों जगह पे कंसिस्टेंट रहा आई कैप। चलो जी, बहरहाल सर, बड़े स्टेप अपने पास हेडिंग डालें जनाब। हेडिंग क्या डालें? पास पेपर का और सवाल करते हैं भाई। इस टॉपिक पे अब तक हमने पास पेपर के 3 सवाल कर लिए। नमाज ब्रेक ले लो, नमाज के बाद वापस आ जाना, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक है, नमाज ब्रेक। जी देखो, ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक छोटा सवाल किया, ठीक है? और उसके बाद जो है वो, अच्छा एक बच्चे ने पूछा कि BFD की 8 क्लास यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई है। देखो, मैंने उस दिन भी तुम लोगों को कहा कि पोर्टल पे अब क्लासेस अपलोड होंगे, यूट्यूब पे नहीं होंगी, ठीक है ना? तो पोर्टल का एक्सेस सबके पास है, नहीं है तो उसको फोन कर लो, वसीम को, फौरन तुम्हें एक्सेस दे देगा, ठीक है? अच्छा जी सर, हमने ब्रेक पे जाने से पहले ये पूरा टेबल पढ़ा था, कुछ लोग उस वक्त नहीं थे,
तो मैं इधर रिपीट कर देता हूं कि देखो हमने इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है सिर्फ 3 केसेस के अंदर, या तो इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों ना हो, या इन्फ्लेशन ना और टैक्स हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था अपने हैंडआउट का, ठीक है जी। और सर अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में आप इन्फ्लेट नहीं कर सकते चीजों को, सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, आप इन्फ्लेशन को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना, आप रियल कैश फ्लो रियल रेट से डिस्काउंट कर सकते हो, डन। लेकिन अगर सर मेरे पास टैक्स हो या इन्फ्लेशन रेट मल्टीपल हो, तो फिर हमेशा एलसीएम ही इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, फिर हमेशा एलसीएम इस्तेमाल होगा। क्लियर है? अलीजेब बैठा ना क्लास में, इनकम टैक्स की बात करो, सेट है, सेट हो गया अली? लास्ट केस हमने भी डिस्कस करना है, लास्ट केस तो हमने कोई अभी तक लास्ट केस हमने हाथ भी नहीं लगाया था, मैंने बोला भी मैं आगे डिस्कस करूंगा जब सवाल दूंगा। अच्छा जी, आप बोर्ड में देखना दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। देखो आई के आपके एग्जामिनर ने ये जो एसेट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक अलग तरीके से 2009 में पूछा, एक अलग तरीके से, ठीक है, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से 2009 में पूछा। और मुझे तुम लोगों ने बताना है कि ये जो 2009 में अलग से पूछा इसका करना क्या है, ठीक है। आए जरा इस सवाल को देखते हैं मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से देखना है, सवाल मैं खुद कराऊंगा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। 17 मार्क्स से सवाल है, ये भी पास पेपर का सवाल है। मैं अब तक इस टॉपिक में तुम्हें 3 पास पेपर के क्वेश्चन करा चुका हूं, ये चौथा है और इसके बाद 5वां भी कराऊंगा। सारे पास पेपर्स में क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, रिपीट कर रहा हूं, मैं सारे पास पेपर्स में क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, और जो एक आध बच जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ताकि तुम लोग के पास कोई ये चीज ना हो कि भाई सर ने एक पास पेपर का क्वेश्चन था वो नहीं करवाया, ठीक है जी। सर ये कह रहे जनाब, यूवीडब्ल्यू रेंटल सर्विसेज द पार्टनरशिप कंसर्न इज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग पावर बैकअप सॉल्यूशंस टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अब देखो हम टेक्निकली जनरेटर्स देते हैं रेंट पे, ये देखिए रेंटल सर्विसेज, हम जनरेटर लोगों को रेंट पे देते हैं, ठीक है जी। एट प्रेजेंट द कंपनीज पॉलिसीज टू रिप्लेस ओल्ड जनरेटर विद द न्यू वन आफ्टर एवरी 3 years। हाँ भाई, कितने सालों में? 3 सालों में हम जनरेटर चेंज कर देते हैं। अब देखो आंखें और कान खोल के सुनना, ड्यूरिंग अ रीसेंट मीटिंग द ऑपरेशन मैनेजर इन्फॉर्म दैट अ 350 kVA एक की बात कर रही, सबकी बात नहीं कर रहा, 350 kVA जनरेटर हैज रीच्ड इट्स रिप्लेसमेंट पीरियड। कितने साल हो चुके हैं इसको? बस को फारिग करना था हमने। He suggested that since replacement cost of this generator has significantly increased due to depreciation of rupee, now why rupee की depreciation is affecting us? Very good sir, हम import करते हैं इसलिए, ठीक है जी, करते होंगे सर ऐसा। The company should not dispose of the generator at the end of its replacement period and rather get it overhauled and continue। अब इसका मतलब डिसीजन ये आ गया कि ओल्ड इक्विपमेंट को हम क्या करें, ओवरहॉल करें या रिप्लेस कर दें, ऐसा सेट हो गया जी। फिर कह रहे जनाब इन्फॉर्मेशन को जिस तरीके से उस जनरेटर की जिसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, उसको हमने किसी जमाने कदीम में खरीदा था 3.9 मिलियन का, अब वो 17,50,000 रुपए की बुक वैल्यू में चल रहा है। सर हमारे पास अगर इसको ओवरहॉलिंग कराएं तो ये खर्चा आएगा, ये काम का खर्चा सर। ओवरहॉलिंग करेंगे बेटा तो हम 2.2 मिलियन का खर्चा करेंगे, लेकिन अगर आज हम उसको मार्केट में ले जाके बेच दें, डिस्पोजल वैल्यू कितनी है सर इसकी आज? डिस्पोजल वैल्यू टुडे इज 945,000। और अगर सर इसको मैं रिप्लेस करूं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? ऐसा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको आज रिप्लेस करता हूं तो मैं पुरानी मशीन बेच के रिप्लेस करूंगा, ऐसा ही है ना? तो मेरी रिप्लेसमेंट जो है वो नेट ऑफ ये अमाउंट आएगी, इनिशियल आउटले, ऐसा ही है ना भाई। पुरानी हम बेचते हैं, नई खरीदते हैं, तो पुरानी की डिस्पोजल वैल्यू को नई की कॉस्ट में से हम माइनस कर देते हैं ना। चलिए फिर अब देखो आंखें खोल के सुनना सर, द जनरेटर कैन बी यूज्ड फॉर अनदर पीरियड ऑफ 2 years। कौन सा जनरेटर? ओवरहॉल्ड जनरेटर। तो एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई,
ओवरहॉल्ड एसेट की लाइफ कितनी है? However, running cost of overhaul generator would be 440, which is 10% higher. अब इसका मतलब है हमारी रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 440 रुपए पर आवर, ठीक है जी, जो कि नए जनरेटर से 10% ज्यादा है. The overall generator would be sold after 2 years at a value 15% of its current replacement cost. बताओ इस ओवरऑल जनरेटर की आरवी आफ्टर 2 years यानी 2 साल चलने के बाद कितनी होगी? वो कह रहा है भाई वो होगी इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू का, रिप्लेसमेंट वैल्यू, आंखें खोल के देखना है, रिप्लेसमेंट वैल्यू का कितने परसेंट? 15%. कितना कितना मेरे बच्चों? वेरी गुड, 787500. फिर ये कह रहा है भैया द कंपनी रेंट्स आउट द जनरेटर एट 2000 पर आवर, चाहे आप इसको ओवरऑल जनरेटर हो या नॉर्मल जनरेटर हो. कितने घंटे हम लेते हैं सर? सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है पर आवर? 2000 रुपए फी घंटा. खर्चा कितना है हमारा? 440 रुपए फी घंटा. रेवेन्यू कितना है हमारा? 2000 रुपए फी घंटा. खर्चा कितना है हमारा? 440 रुपए फी घंटा. ऐसा. और 2500 घंटे अप्रोक्सीमेटली मशीन में चलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एज. 2500 घंटे फी साल चलता है हमारा. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है, इन्फ्लेशन 8% है. इन्फ्लेशन कितना है? सिंगल इन्फ्लेशन रेट है. अच्छा जी. फिर द कंपनी रिसीव्स ऑल पेमेंट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, which is considered full and final settlement of its tax liability. मुझे बताओ जो तुम 6% का टैक्स पे कर रहे हो, ये विदहोल्डिंग टैक्स है या ये इनकम टैक्स है? हाँ जी, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है, लेकिन ये हमारी इनकम पे नहीं लग रहा, ये हमारी इनकम पे नहीं लग रहा. ठीक है. ये आपने 6% पे करना है और इसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं, फुल एंड फाइनल. इसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं है. इसका मतलब है एफबीआर के पास जाके मैं रिटर्न फाइल नहीं करता, मैं सिर्फ 6% का टैक्स देता हूं और उसका स्टेटमेंट फाइल करता हूं बस. मैं कोई एक्सपेंस क्लेम करने नहीं जाता. एफबीआर मेरी इनकम पे टैक्स नहीं लगाता, बल्कि जो रिसीट्स है उस पर 6% टैक्स काट लेता है. तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ ये कंसिडर कर लूं कि टेक्निकली इनकम टैक्स नहीं है? हाँ सर, क्योंकि मैं मेरे किसी इनकम पे तो टैक्स नहीं लग रहा, किसी एक्सपेंस को अलाउ नहीं किया जा रहा. अब बताओ क्या इधर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है? हाँ सर. और इधर मेरे पास टैक्स रेट नहीं है. तो बताओ अगर मेरे पास सिंगल इन्फ्लेशन रेट है और टैक्स रेट भी नहीं है, तो मुझे बताओ मैं टापो टाप जाऊं, तो मुझे बताओ मेरे पास एक सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, टैक्स रेट नहीं है, तो मैं काम कर सकता हूं ना, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंट कर सकता हूं. ऐसा. रियल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंट कर सकता हूं. ऐसा. टैक्स वाली बात समझ नहीं, वापस बता दें. देखो बेटा, टैक्स पाकिस्तान में या तो लगता है इनकम पे, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सारी बड़ी कंपनीज के इनकम पे टैक्स लगता है. जब इनकम पे टैक्स लगता है तो आपके सारे रेवेन्यूज को एफबीआर टैक्स करता है मोहित, और जितने भी एक्सपेंसेस आपके वो अलाउ हो जाते हैं एज एक्सपेंस. ठीक है. जो नेट इनकम आती है उस पर टैक्स लगता है. डन. इसका मतलब है मुझे डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होगा, मुझे जो है वो मेरे रेंटल एक्सपेंसेस भी अलाउ होंगे, सारे एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे. एफबीआर प्रॉफिट पर टैक्स काटेगा. लेकिन बाज औकात सर एफबीआर देखता है कि कुछ लोग टैक्स पे ही नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, उनकी रिसीट्स पे टैक्स लगा देते कि भाई आपने 6% ऑफ रिसीट आपने टैक्स पे करना है और इसके बाद तुम्हारी किसी चीज के ऊपर टैक्स नहीं है, जाओ माफ है तुम्हें, सारी चीजें माफ है. तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 6% जो मेरे रिसीट्स में से कट रहा है, इसके बाद क्या मुझे एफबीआर डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा? नहीं. क्या इसके बाद मुझे एफबीआर को मेरे एक्सपेंसेस अलाउ करेगा? नहीं. ठीक है जी. अब बताएं सर, टेक्निकली मेरे पास टैक्स नहीं है यहाँ पे और टेक्निकली मेरे पास सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, तो मुझे बताओ क्या इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड में यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन कैसे? हमें रियल कैश फ्लोज रखने पड़ेंगे और उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा. किससे? रियल रेट से. ऐसा. अब आओ मेरे बच्चों जरा नीचे. अब मेरे एक सवाल का और जवाब दो. मुझे बताओ, आपको याद है हमने वैक कैलकुलेट किया ना? याद आ रहा है कुछ? वैक कैलकुलेट किया था हमने किसी जमाने में. वैक का मतलब ये है कि सर कंपनी का शेयर होल्डर क्या मांग रहा है और कंपनी का डेट होल्डर क्या मांग रहा है. ऐसा.
सर मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर कौन सा रिटर्न मांगता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब है इन्फ्लेशन इंक्लूड करके, और डेट वाला भी इन्फ्लेशन इंक्लूड करके रिटर्न मांगता है। इसका मतलब है एग्जाम में जब भी वैक दिया होगा, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड है, यानी ये ऑलरेडी क्या है? वेरी गुड सर, ये ऑलरेडी एक मनी रेट है, नॉमिनल रेट है, ऐसा? ये ऑलरेडी एक मनी रेट है, नॉमिनल रेट है, ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मुझे मनी रेट दिया हुआ है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रियल रेट में। तो एक चीज तो हमारे दिमाग में ठहरी कि जब भी एग्जामिनर कहेगा कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ये नॉमिनल रेट है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या अज्यूम करेंगे? नॉमिनल रेट है। और हमें उसमें से इन्फ्लेशन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ताकि हम कहां पहुंच सके? रियल रेट पे, अगर हमें रियल रेट की जरूरत है। ठीक है जी। अब आओ देखो इसने क्या लिखा है। अब अंग्रेजी पढ़ना, देखो ये पेपर में लोग पिक नहीं कर पाए। उससे लिखा था कंपनी, कहां गया इससे ऊपर वाला पॉइंट, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17%। कौन सा रेट है ये? नॉमिनल रेट है। कौन सा रेट है मेरे बच्चों? जिन्होंने बाद में सवाल पूछना है अभी देख ले, मुझे बता इसमें ये कौन, आगे क्या करें? बिफोर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब यहां एडजस्टिंग का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन निकालने से पहले, तो डला हुआ इन्फ्लेशन। अब एग्जाम में ये एग्जामिनर का डॉज याद रखना कि वो तुम्हें देगा नॉमिनल रेट और कहेगा इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? ऐड भी होता है, लेस भी होता है। वो कह रहा है इसके अंदर से इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ, यानी इन्फ्लेशन इसमें से बाहर नहीं निकला, ऐसा? 17 में से 8% नहीं हटाएंगे, नहीं हम 17 में से 8% नहीं हटाएंगे। हम करेंगे इस तरह, 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इक्वल्स टू 1 प्लस मनी रेट। 1 plus real rate, I don't know the real rate. 1 plus inflation rate is technically 8%. 1 plus money rate कितना बेटा? अब बताओ मुझे रियल रेट कितना आ रहा है इस इक्वेशन में? 8.33%। वेरी गुड सर, ये आ गया 8.33%, पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास रियल रेट आ गया, कैश लॉस तो मेरे पास ऑलरेडी रियल है, तो मैं रियल रेट को रियल कैश लॉस से, रियल कैश लॉस को रियल रेट से डिस्काउंट करके ये मालूम कर सकता हूं कि इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड लगा सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ कहां से पता चला कि इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है? क्यों, कहां से पता चला? ये कहां से पता चला? एनपीवी नहीं निकाल सकते? जो मशीन नहीं लोगे उसकी लाइफ कितनी है? 3 साल। ओवरहॉलिंग कराओगे तो लाइफ कितनी है? 2 साल। अगर ओवरहॉलिंग के बाद भी लाइफ 3 साल होती, फिर हम सिर्फ एनपीवी निकालते, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट नहीं निकालते। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पर वो कह रहा है ओवरहॉल्ड एसेट 2 साल चलेगा, नया एसेट लोगे वो 3 साल चलेगा। तो सर चूंकि दोनों की लाइफ में फर्क है, तो मैं क्या करूंगा? अगर यहां लिखा होता, अगर यहां लिखा होता, अगर यहां लिखा होता कि दोनों की लाइफ क्या है, सेम है, तो फिर मैं एनपीवी निकालता। क्या निकालता? किन दोनों की लाइफ? ओवरऑल्ड एसेट और न्यू एसेट, इफ दे हैव सेम लाइफ, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट एनपीवी निकालते, हम इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड पे नहीं जाते। यहां क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ओवरऑल्ड एसेट की लाइफ अलग है, और सर मेरे पास जो रिप्लेसमेंट एसेट है उसकी लाइफ अलग है, ऐसा है। अब आए जरा सर, अब ऊपर वाली चीज को दोबारा पढ़े। मैंने आपको आखिरी पॉइंट बताया कि अगर सर लाइफ इक्वल हो, तो फिर आप ये देखना छोड़ दें कि इन्फ्लेशन रेट्स कितने, टैक्स है या नहीं है। वहां पर आपने सिंपली क्या कैलकुलेट करना है? एनपीवी कैलकुलेट करनी। क्या यहां पर एनपीवी लग सकती है? नहीं, क्यों सर? क्योंकि लाइफ दोनों की डिफरेंट है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं, ऐसा। अब बताएं मैं सवाल को सॉल्व करूं तो कैसे करूं? आप सर ओवरऑल्ड एसेट का पहले वो निकाले, इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर, फिर जो रिप्लेसमेंट एसेट है उसका इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर निकाले, जिसका कम हो वो सेलेक्ट कर ले, ऐसा, ऐसा है। व्हाट इफ की इनकम आ रही हो, तो इक्विवेलेंट एनुअल इनकम जिसकी ज्यादा हो वो सेलेक्ट कर ले, ऐसा। आए जरा सर इसको मैं सॉल्व करता हूं।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, साथ साथ में मुझे बताओगे, साथ साथ में। पहले तुम लोग खुद करना चाह रहे हो, कोई भी एक कर लेते हैं। खुद करना चाह रहे हो मैं कराऊं? बच्चा कह रहा है प्लीज खुद करना चाह रहे हो। चलो ले लो, 10 मिनट ले लो तुम लोग। कि तुम लोगों को मोबाइल में हाथ हो रहा है, भेजा तो है मैंने ग्रुप पे। मोबाइल में है, तेरा मोबाइल है तुम्हारे पास? नहीं करेंगे ना कैश फ्लो स्क्वायर रेट, रियल रेट इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल 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 मेरा बच्चा, बिल्कुल। जी मेरे बच्चों, मैं करा रहा हूं उसको, है ओवरऑलिंग करना चाहिए पक्का। आप लोग भी यही कह रहे हो ओवरऑलिंग करें। चलो जी यहाँ चेक करते हैं सर। देखिए सबसे पहले मेरे पास ओवरऑलिंग के केस में, ओवरऑलिंग के केस में मेरे बच्चों, मेरे पास सिर्फ 0, 1, 2 बस 2 साल ये कैश फ्लोज है। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इनिशियल आउटले कितने का? 22 लाख पक्का? पक्का है मेरे बच्चों? 22 लाख के बाद सर मेरे पास इनफ्लोज, इनफ्लोज है मेरे पास 2500 घंटों के 2000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.94। वाई 0.94? बिकॉज 6% इसमें से टैक्स कट जाएगा। पक्का? अगले साल भी यही रहेगा। डन। मेरे पास आउटफ्लोज कितने सर? 440 रुपए फी घंटा, 2500 घंटों के ये पैसे बनते हैं, ये पैसे बनते हैं। डन। एंड में रेजिडुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, हमने कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले, एंड दैट वाज 787,500 व्हिच वाज सर रिप्लेसमेंट वैल्यू का 75, रिप्लेसमेंट वैल्यू का 15%। डन हो गया भाई, यही थे कैश फ्लोज। बताओ सर मेरे पास ये आता है, इसकी मैं डिस्काउंटिंग करूं किस रेट से? रियल कैश फ्लोज एट रियल रेट, रियल कैश फ्लोज, रियल रेट है कितना सर मेरे पास? 8.33%। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.0833 रेज टू द पावर बड़ी 0। डन। सर मेरे पास ये एक पॉजिटिव अमाउंट है 4.86, ये मेरे पास क्या है? एनपीवी। नाउ आई डोंट नो, आई डोंट नीड द एनपीवी, व्हाट आई नीड इज द इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं मेरे बच्चों? सर दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.08333 रेज टू द पावर, ओहो, माइनस कितना जी? 2 डिवाइडेड बाय 0.083333। सर दिस इज द इक्विवेलेंट एनुअल इनकम। ठीक है जी, ऐसा मेरे बच्चों। अब बताओ ओवरऑलिंग के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? सर रिप्लेसमेंट। ये टिप दूं, रिप्लेसमेंट 5250,000, इसका नया एसेट आएगा, लेकिन पुराने को बेचूंगा भी मैं 945,000 ऐसा। तो नेट आउटफ्लो कितना होगा मेरा? 4305। अच्छा इनफ्लोज दोनों जगह बराबर होंगे, लेकिन 3 साल आएगा। सर मेरे पास इनफ्लोज सब जगह पे सेम होंगे, ऐसा आउटफ्लोज, हाँ इसका आउटफ्लो इससे 10% कम होगा डिवाइडेड बाय 1.1। ये क्यों? ये क्यों? क्योंकि लिख के दिया उसने कि जो 440 का रेट है जस्ट 10% हायर देन दी न्यू मशीन, तो मैं 10% कम कर देता हूं 1.1 से। सर ये आ गया। अब बताओ रेजिडुअल वैल्यू वो कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? वो कह रहे हैं नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू फैच 25% ऑफ
करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ 5250 5250 मल्टीप्लाई बाय कितना जी 25%, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये निकलती है प्रेजेंट वैल्यू, तो बताओ ये आता है मेरे पास टोटल। अब बताओ मैं इसके लिए क्या करूंगा, 2 साल की जगह 3 साल। तो बताओ मैं क्या करना चाहिए, बेहतर ये कि आप ओवरऑलिंग करा ले, उसमें इक्विवेलेंट एनुअल इनकम क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ऐसा ऐसा मेरे बच्चों। जी मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं है, रेवेन्यू सेम, आप कॉस्ट की बेसिस पे कर दो, सेम जवाब आएगा आपका, डिसीजन सेम आएगा, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। यही नहीं निकालना था, यही तो निकाला हमने। यही तो निकाला बेटा, ये यही तो इक्विवेलेंट एनुअल इनकम ही तो है। गलत कर दिया ना लैबा। चलो चलो, खैर है, खैर। चलो जी, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था ये? हाँ? चलो वेरी गुड, कॉस्ट से भी कर दो सेम रिजल्ट। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है देखो, इन दोनों अपने पास देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो और अपने पास डिफरेंस देखो, जवाब भी सेम है। नहीं, इन दोनों ऑप्शंस का जो डिफरेंस है ना, वो तुम्हारे जो ऑप्शंस में डिफरेंस आ रहा होगा सेम होगा। हम्म, चलो खैर है, खैर। हाँ जी, इक्विवेलेंट एनुअल इनकम कह दो, कोई मसला नहीं। आईसीडब्ल्यू वाले इसको कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट, चाहे वो इनकम और एक्सपेंस हो, दोनों कवर हो जाते हैं उसमें, ठीक है। इनकम है तो ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस है तो कम होना चाहिए, ठीक है। वो करा रहा हूँ ना रेड लिमिटेड। वो दो सवाल हमारे और भी है, वो भी हमने करने, हमारी कल भी क्लास चलती रहेगी। मैं पास पेपर्स करा दूँ ताकि आर खत्म हो जाए। हाँ जी, ARTT वाले पास पेपर नहीं कराते, तो ये कि मैं खाला का निकाह नामा पढ़ा रहा हूँ, पास पेपर ही है ना। अल्लाह माफ करे, कौन से पास पेपर कराए। चले जी, एक और सवाल देखें, क्यों ऑफ कर दें। हुए हम जिनके लिए बर्बाद उन्होंने ही। नहीं बेटा नहीं, ये ये ट्रिक्स पुरानी हो चुकी है, और अगली क्लास में आके तुम लोग रोना डाल देना कि सर वो टाइम नहीं मिला। अच्छा भाई, अपने प्लान्स जो है ना वो अकॉर्डिंगली सही करके रखना। मैं संडे वाले दिन की क्लास शायद ना लूं, शायद ना लूं, ठीक है। लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया है, जो क्लास नहीं ले रहा मैं, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल के रख दूंगा, ठीक है। जो सवाल मैंने उस क्लास में कराने, उसकी रिकॉर्डिंग डाल के रख दूंगा, ठीक है। सेट है मेरे बच्चों, तो आप लोग वो रिकॉर्डेड क्लास ले लें, सही। सो संडे की क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, सही। नहीं कैसे होगी।
पूरे दिन की मैं छुट्टी लूंगा यार, मैं असल में एक मीटिंग में जाना है और वो जाना है शहर से बाहर। अरे तुम्हें नहीं मिला एक्सेस? ऐसी की तैसी यार सब। रुको, चलो। हाँ जरा सर, मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। देखो, ये सवाल आया है सर अभी रिसेंटली, 17 मार्क्स का सवाल है, 8 मार्क्स इसकी जो है वो सेंसिटिविटी के, 25 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड इट इज वे टू इजी। अब तुम लोग ने मुझे बताना इसमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है, गौर से सुनो। ये कह रहे जनाब, रेड लिमिटेड यूजेस अ हेवी ड्यूटी इंपोर्टेड मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। द मशीन इज रिप्लेस्ड एवरी 5 years। अलीजेब, शहरियार, लाइबा, नौमान, मोहित, मुझे बताओ, अरसलान, नाइमा, हुमा, मेरे बच्चों मुझे बताओ कितने कितने सालों बाद एसिड रिप्लेस होना है? 5 सालों बाद होता है, ठीक है जी। फिर ये कह रहे हैं मेरे बच्चों, द मशीन प्रेजेंटली इज इन यूज वाज अक्वायर्ड फॉर ₹48.5 million। किसी जमाने में हमने खरीदा था इसको कितने में? 48.5 में। फिर आज इट्स डिस्पोजल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 11.9। आज 11.9 का बिक जाएगा। ये इसकी कॉस्ट थी, ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। डन। During a recent meeting, Chief Operating Officer informed that the price of the new machine has significantly increased due to devaluation of Pakistani rupee. Very good. वही सवाल जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है जी। He therefore proposed that RL should not dispose his machine at the end of 5 years and rather get it overhauled locally and continue for another period of 5 years. अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि रिप्लेसमेंट की लाइफ भी 5 साल है और ओवरऑल्ड एसेट भी कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा, दोनों 5 साल चलेंगे। अब बताओ, इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड या वो रेजोल्व क्या नाम अपना एलसीएम? एलसीएम या इक्विवेलेंट एनुअल मेथड? सर यहाँ एनपीवी आएगी, एनपीवी बस, और कुछ नहीं करना, ओनली एनपीवी, ऐसा। अच्छा जी, फिर वो कहता है ओवरऑलिंग कराओगे तो ओवरऑलिंग की कॉस्ट 35 मिलियन है और इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 10 मिलियन होगी, विच इज 60% हायर देन दी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। वही जो अभी थोड़ी देर पहले हरकतें की थी। कैश फ्लोज रिलेटिंग टू दी मेंटेनेंस कॉस्ट वुड अराइज एट द एंड ऑफ द पीरियड। लेकिन देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने लिखी है, एट करंट प्राइसेस। सब मतलब नीचे को इन्फ्लेशन जरूर होगा। फिर वो कह रहा है जनाब, डिस्पोजल प्राइस ऑफ द ओवरऑल मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर एट करंट प्राइसेस। फिर वही हरकत, इसका मतलब जो रेजुअल वैल्यू दी है इसको भी क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेट करना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है नई मशीन आएगी 61.2 की। तो देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। एक तो लिस्ट प्राइस है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। याद रखना, सेल्स टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता अनलेस के वो क्लियरली नॉन रिफंडेबल, अनलेस के वो क्लियरली नॉन रिफंडेबल, ऐसा पक्का। अब बताओ, वो कह रहे जनाब, डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन वुड बी 40% ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट करंट प्राइसेस पे। इसको भी क्या करोगे? इन्फ्लेट करोगे। इन्फ्लेशन रेट 5% है। वो कह रहा है भैया टैक्स भी है इसमें, तो जो ऊपर डिस्पोजल करोगे पुरानी मशीन का, उस पे गेन और लॉस भी आएगा। याद आ रहा है? अच्छा जी, फिर इनिशियल अलाउंस 25% है, नॉर्मल डेप्शन 10% है, ऐसा। फिर वो कह रहे जनाब ओवरऑलिंग कॉस्ट भी 10% में डेप्रिशिएट होगी। वो कह रहा है 15% टैक्स वो है। वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये कौन सा रेट है? नॉमिनल रेट है वो है? सर ये डिस्काउंट रेट तो नॉमिनल है या ये रियल है? सर नॉमिनल रेट है। वेरी गुड, इन्फ्लेटेड है, इसको मजीद चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने कैश फ्लोस को भी इन्फ्लेट करना है और कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करने के साथ साथ आपको जो रेट है वो ये नॉमिनल वाले ही लेना है। नहीं तुम कहां पर आ जाओ, बस मुझे उठाते हो जाओ। ओके, अच्छा तुम्हारे साथ और कौन? अच्छा जरा थोड़ी सी देर के लिए मेरा भी निकल जाएंगे। पहले तुम नीचे बेसमेंट में रुक जाना, 5 मिनट का। जल्दी आओ, चलो।
चले जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ और अगली क्लास के मैं स्टार्ट पे कराऊंगा, स्टार्ट पे, ठीक है ना, अगली क्लास के स्टार्ट में कराऊंगा। चाहो तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं देना चाह रहा क्योंकि ये बड़ा सवाल है, इसका सोल्यूशन नहीं देना चाह रहा, मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। हाँ, इसका मैं सोल्यूशन नहीं देना चाह रहा, इसको मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू जी।